नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में इंडियन इकोनॉमी एंड करेंट अफेयर्स का फुली डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा करवाए जाते हैं। उसका सेट नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? दोस्तों ये जो होता है ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के द्वारा दोस्तों ये इसके जरिए इसको कहा जाता है। अगर दोस्तों बात कर ले मिश्रित अर्थव्यवस्था का, दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होते हैं जिसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों का अस्तित्व होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिलाकर दोस्तों इसको सह-अस्तित्व क्षेत्र बोला जाता है। सह-अस्तित्व क्षेत्र इसको बोला जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों असंयुक्त क्षेत्र प्लस असंयुक्त क्षेत्र को दोस्तों संयुक्त क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र बोला जाता है। और दोस्तों बात करें इसका सहकारी क्षेत्र, वो क्षेत्र होते हैं जिसमें दोस्तों मिलजुल कर खेती बाड़ी करना या मिलजुल कर व्यापार करना, इसी को यह सहकारी क्षेत्र बोला जाता है। मिलजुल कर कार्य करना, इसमें दोस्तों क्या होते हैं संयुक्त क्षेत्र में, इसमें निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें अस्तित्व होता है संयुक्त क्षेत्र में। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय प्रवाह वह है परंतु संग्रह नहीं है। राष्ट्रीय आय प्रवाह है परंतु संग्रह नहीं है। दूसरा विकल्प है, पुराने वस्तु की खरीद बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अगर दोस्तों देखिएगा तो इसमें से बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है? दोस्तों ये दोनों सही है। अगर दोस्तों इसका कुछ डिस्कशन कर ले तो आय का प्रवाह जो होता है दोस्तों, आय का प्रवाह जो होता है, ये आय का प्रवाह ये अर्थशास्त्र के ये 5 क्षेत्र में होता है। अगर पहला की दोस्तों बात करें तो ये होता है उत्पादन क्षेत्र। दूसरा की दोस्तों बात करें तो दूसरा होता है दोस्तों गृहस्थ क्षेत्र। तीसरा की दोस्तों बात करती है सरकारी क्षेत्र। चौथा की दोस्तों बात करें तो चौथा ले लीजिएगा वित्तीय क्षेत्र। अगर दोस्तों पाँचवा की बात करें तो पाँचवा दोस्तों ये शेष विश्व क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये और आय प्रवाह का दोस्तों ये 5 क्षेत्र में इसका डिस्कशन किया जाता है। तो इस सबको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नीति आयोग की संरचना संबंधित सही युग्मों का चयन कीजिए। इसकी संख्या 5 होती है। ये दोस्तों ये इसकी संख्या दोस्तों ये 5 नहीं होती है, तो ये गलत है। दूसरा दोस्तों ये अंशकालिक सदस्य की दोस्तों बात करें इसमें 4 होते हैं दोस्तों, ये भी गलत है। तीसरा की दोस्तों बात करें तो विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों का विशेषज्ञ होता है दोस्तों, ये सही है। और चौथा की दोस्तों बात करें पदेनाध्यक्ष केंद्र के सचिव स्तर के दोस्तों के अधिकारी होते हैं दोस्तों, ये भी गलत है। केवल सी सही है। अगर दोस्तों बात करें तो ये नीति आयोग में दोस्तों अगर उपाध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष इसमें होते हैं, इसकी संख्या इसमें कितनी होती है? 1 होती है। और दोस्तों बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष इसमें जो होते हैं दोस्तों उपाध्यक्ष, इसकी भी संख्या इसमें 1 होती है। और तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की दोस्तों बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की दोस्तों बात करें तो इसकी भी संख्या दोस्तों कितना होती है? 1 होती है। और दोस्तों इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं अपूर्वकालिक सदस्य होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य इसमें होते हैं। और उसी में 5वां रख लीजिएगा, इसमें अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। और छठा दोस्तों इसमें पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इसमें 6 ये प्रमुख इसमें भूमिका निभाते हैं। 6 को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी पर रंगराजन समिति ने भारत को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों? अगर दोस्तों बात करें तो गरीबी पर दोस्तों ये इसका गठन दोस्तों किया गया था। गठन की बात करें तो इसका गठन किया गया दोस्तों 2012 में इसका गठन किया गया था। और दोस्तों इसका रिपोर्ट की बात करें दोस्तों ये 2014 में रिपोर्ट सौंपा गया था। और दोस्तों ये ग्रामीण स्तर पर जिसका रिपोर्ट सौंपा था, ग्रामीण स्तर पर इसका रिपोर्ट था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 972 रुपये खर्च करता हो दोस्तों, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये खर्च करता हो तो दोस्तों वो गरीब नहीं माना जाएगा। वही दोस्तों सचिन तेंदुलकर कमेटी की दोस्तों बात करें, सचिन तेंदुलकर कमेटी की दोस्तों बात करें, इसका दोस्तों रिपोर्ट, इसका गठन दोस्तों
2005 में किया गया था इसका गठन सचिन तेंदुलकर का। और दोस्तों इसका बाद में की रिपोर्ट की दोस्तों बात करें तो ये 2009 में रिपोर्ट 2009 में रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। तो इसके अनुसार दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया, और दोस्तों शहरी क्षेत्र की दोस्तों बात करें तो ये 1000 इसके रुपया अनुमानित रखा गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पुरानी तकनीक वाले उद्योग बंद होने से संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती। दोस्तों ये सही है। दूसरा है दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी का संबंध व्यापार चक्र से होता है। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है दोस्तों, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य लक्षण है। दोस्तों ये भी सही है। और चौथा की दोस्तों बात करें तो अगर रोजगार उपलब्ध रहे परंतु व्यक्ति करना नहीं चाहे तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कर। दोस्तों ये अनैच्छिक बेरोजगारी, इसको दोस्तों ऐच्छिक बेरोजगारी बोला जाता है। जब रोजगार उपलब्ध हो और कोई व्यक्ति करना नहीं चाहे तो इसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा, न कि अनैच्छिक। इस प्रकार से ये डी गलत है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित। दोस्तों ये जो है ये बच्चों तथा गरीब महिलाओं का प्रशिक्षण से दोस्तों ये संबंधित है। ये इसका आंसर भी हो जाएगा। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो इसका दोस्तों ये 25 दिसंबर 2014 को इसका गठन किया गया था मिशन इंद्रधनुष का, जिसमें बच्चों तथा गरीब महिलाओं का प्रशिक्षण के बारे में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है, फिर भी कृषिगत वस्तु का आयात किन कारणों से करना पड़ता है। इसका दोस्तों प्रमुख कारण एक ही है, यहाँ की दोस्तों उत्पादकता तथा उत्पादन दोनों ही जनसंख्या की तुलना में दोस्तों ये क्या है, ये कम। इस कारण से तो ये करना पड़ता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो अगर दोस्तों देख लीजिए कि भारत का 8 सेक्टर को दोस्तों क्या है। पहला दोस्तों इसमें ले लीजिएगा उर्वरक ले लीजिए पहला। और दूसरा का दोस्तों बात करें इसको कोयला ले लीजिए। तीसरा का दोस्तों बात करती है विद्युत ले लीजिए। और चौथा का दोस्तों बात करें, नोट कर दीजिएगा, चौथा दोस्तों सीमेंट ले लीजिए, सीमेंट। और दोस्तों पाँचवा की बात करें तो पाँचवा दोस्तों इस्पात ले लीजिए, इस्पात। और छठा की दोस्तों बात करें तो छठा दोस्तों प्राकृतिक गैस ये प्राकृतिक गैस ले लीजिए। और दोस्तों सातवां की बात करें तो सातवां में दोस्तों ले लीजिएगा रिफाइनरी कीमत हो गया। और तो आठवां की दोस्तों बात करें तो आठवां दोस्तों ये विद्युत हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 8 फैक्टर की बात कर लिया। और इसमें बोल रहे दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं, तो इसमें रफाइन दोस्तों इसमें से रफाइन वाला इसमें नहीं होगा, बाद बाकी सभी के सभी इसमें मौजूद है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सक्यूफ्लेक्शन में शामिल है। दोस्तों एक्सक्यूफ्लेक्शन दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो होता दोस्तों जब मुद्रा तथा संकोचन दोस्तों दोनों इसमें उपलब्ध होते हैं, इसी को दोस्तों ये एक्सक्यूफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर पी हो जाएगा। और दोस्तों मुद्रा संकोचन दोस्तों बात करें तो ये घटती हुई कीमत होती है। और दोस्तों मुद्रास्फीति की दोस्तों बात करती है बढ़ती हुई कीमत होती है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। जब दोनों एक साथ एक्सक्यूफ्लेक्शन दोस्तों वो होते हैं जिसमें दोस्तों मुद्रास्फीति और मुद्रा संकोचन दोनों एक साथ हो तो उसी को एक्सक्यूफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय नहीं है। अगर दोस्तों बात करती है खुले बाजार की क्रिया दोस्तों होती है मौद्रिक नीति की दोस्तों ये गुणात्मक की उपाय नहीं है, बाद बाकी सभी के सभी सीमांत आवश्यकताएं, साख किराए, राशनिंग और नैतिक प्रभाव, ये सब दोस्तों इसमें सभी लागू करते हैं। और दोस्तों ये मुद्रा नीति जो होते हैं इसको कौन लागू करते हैं, अगर तो इसकी बात करें दोस्तों तो ये RBI के द्वारा ये लागू किया जाता है। RBI के द्वारा दोस्तों ये लागू किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रेपो दर वह ब्याज है जो भारतीय रिजर्व बैंक और अपने ग्राहकों से अनेक दीर्घकालीन उधार पर लेता है। दोस्तों तो ये दीर्घकालीन नहीं दोस्तों, ये अल्पकालीन दोस्तों ये कालीन उधार पर दोस्तों ये लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये अल्पकालीन हो जाएगा।
इस प्रकार दोस्तों ये गलत है। दूसरा है बैंक दर वह ब्याज है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके अल्पकालीन उधार पर लेता है। दोस्तों ये अल्पकालिक दोस्तों ये दीर्घकालीन उधार पर लेता है। इस प्रकार दोनों का ये उल्टा कर दिया, ना तो ये दोस्तों ये ना तो बी गलत है ना तो बी सही है, दोनों दोनों दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला संगठित वैरा बाजार 1875 ईस्वी में कहाँ खुला दोस्तों। दोस्तों बात करें तो वैरा बाजार दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर मार्केट ही बोलते हैं। फ्यूचर मार्केट भी इसको बोला जाता है, जो 1875 ईस्वी में खुला था। और दोस्तों ये मुंबई में दोस्तों ये खोला गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। अगर दोस्तों गिल्ट एंड बाजार की दोस्तों बात करती है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार दोस्तों ये संबंधित है, तो इसका आंसर तो ये डी मार लीजिए, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष करों की प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है दोस्तों। अगर इसको देखिएगा दोस्तों ये जो होते हैं इसमें सभी आयकर समूह पर समान दरों पर ये लगाए जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर की प्रतिगामी कर दोस्तों इसको कहा जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों प्रतिगामी की दोस्तों बात कर ले तो प्रतिगामी दोस्तों वो होते हैं जिसमें दोस्तों आय की दर बढ़ने के साथ कर की दर भी दोस्तों ये बढ़ती जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, आय की दर बढ़ने के साथ पॉजिटिव लिख लीजिए, बढ़ने के साथ कर की दर भी कि दोस्तों कर की दर में दोस्तों ये कमी आए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसी को ये प्रतिगामी कर कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था दोस्तों। अगर बात करें शून्य आधारित बजट का दोस्तों तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों ये सर्वप्रथम लाया गया था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों बात करें तीर्थ निर्यातों पर अधिक कर लगाना दोस्तों तो ये सुधारने में सक्षम नहीं है। अगर दोस्तों निर्यातों पर अधिक कर लगा देंगे तो ऐसे भी दोस्तों जिस देश का दोस्तों निर्यात कम होता है अगर दोस्तों उस पर और प्रतिबंध लगा दिया जाए, उस पर और जीएसटी जोड़ दिया जाए दोस्तों तो उसका दोस्तों और वो घट जाएगा। तो इसका दोस्तों ये उपाय नहीं है। बाद में आयात प्रतिस्थापना की रीति को बढ़ावा देना ये सही है। आयातों पर अधिक कर लगाना दोस्तों ये भी दोस्तों ये सही नहीं है। दूसरा दोस्तों रुपयों का मूल्य दोस्तों ये भी सही नहीं है, सही दोस्तों। और निर्यातों पर अधिक कर लगाना तो ये गलत है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। पहला संपत्ति कर, दूसरा है वस्तु में सेवा कर, तीसरा प्रतिभूति विनिमय कर, चौथा है सेवा कर, पांचवा सीमा शुल्क कर। दोस्तों इसमें से दे रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो उसको दोस्तों देखिएगा प्रत्यक्ष कर के बारे में दोस्तों ये संपत्ति कर और दोस्तों प्रतिभूमि विनिमय कर दोस्तों ये जो क्या है ये प्रत्यक्ष कर है। बाद में किस और सभी और प्रत्यक्ष कर एक और दोस्तों ये 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई दोस्तों ये कब की गई थी। दोस्तों ये 1907 में झारखंड के जमशेदपुर के टाटा नगर में दोस्तों ये किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रतीक्षा या फोटो बैंकिंग क्या है दोस्तों। तो ये ऐसे बैंक होते हैं। अगर दोस्तों पहले बैंक की बात कर ले तो बैंक को दोस्तों इसको 2 भागों में बांट लीजिए। तो एक दोस्तों होते हैं मुद्रा जमा लेना, मुद्रा का बैंक का जो काम होता है ये मुद्रा जमा लेना होता है। और दोस्तों दूसरा जो होता है मुद्रा उधार देना। तो ये बैंक का 2 ही काम होता है, मुद्रा जमा लेना और मुद्रा उधार देना। और दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों पूछ रहा है कि फोटो बैंकिंग क्या होता है दोस्तों। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को दोस्तों ये संपन्न कराता है, इसी को दोस्तों ये सूडो बैंकिंग कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्तित्व की सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें प्रभावी राजस्व घाटा है दोस्तों, इसमें ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, घटाने पर यह प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नियंत्रित कीमत संतुलन कीमत से कम निश्चित की जाती है। दूसरा है समर्थन कीमत संतुलन समिति से अधिक निश्चित की जाती है। अगर तो इसको देखिएगा तो इसमें जो होते हैं तो इसमें संतुलन कीमत जो होते हैं तो ये मांग जो होते हैं इसमें मांग जो बराबर ये पूर्ति के बराबर इसमें होते हैं। और जो इसमें समर्थन कीमत संतुलन जो होते हैं दोस्तों ये समिति की कीमत होगा।
कीमत दोस्तों ये अधिक निश्चित इसमें की जाती है। तो इसमें से तो पूछ रहा है कौन सही, दोस्तों ये दोनों को दोनों ये सही हो जाएगा, आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है। अगर दोस्तों बात करें कीमत विभेद जो है दोस्तों ये एक अधिकार बाजार दोस्तों ये एक अधिकार का ये बाजार का ये विभेद है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और दोस्तों जिसमें केवल एक ही विक्रेता होती है उसी को दोस्तों एक अधिकार बाजार भी कहा जाता है, जिसमें केवल एक विक्रेता हो। और तो एक विक्रेता के अंतर्गत दोस्तों अगर यह बिजली भुगतान, बिजली उत्पादन करना, तो इसमें केवल एक ही होते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादन तथा फर्म को अधिकतम लाभ तब होगा जब दोस्तों कुल आय तथा कुल लागत में दोस्तों ये अधिकतम अंतर हो, तभी दोस्तों ये लाभ होगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कैसा होगा दोस्तों। अगर इस पूर्ति की बात करें तो ये पूर्ण लोचदार ये हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु की 3 इकाइयों की उत्पादन लागत 45 रुपया है तथा 4 इकाइयों की उत्पादन लागत दोस्तों ये 80 रुपया है, तो ये सीमांत कीमत दोस्तों क्या होगा। तो ये 80 में से 45 माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 35 का दोस्तों ये आंसर आएगा, 35 रुपया इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है ध्यानचंद्र पुरस्कार 2022 के यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर्स सेशन हो जाता है। तो पहला करंट अफेयर्स प्रश्न है ध्यानचंद्र पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। और दोस्तों देखिएगा तो इसमें से दोस्तों ये जो है ध्यानचंद पुरस्कार ये इसकी शुरुआत जो पहले है उसको देख लीजिएगा। तो ये 2002 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। तो इसमें इनाम राशि जो होता है ये 10 लाख इसमें इनाम राशि इसमें रखी गई है। और तो इसमें बोल रहा है कि किन्हें नहीं दिया गया है। तो पहला है सुश्री अश्विनी ओकुंजी दोस्तों, इसे एथलीट के लिए दिया गया है। दूसरा है श्री धर्मवीर सिंह, इसके हॉकी के लिए दिया गया। चौथा है श्री BC सुरेश कबड्डी के लिए दोस्तों इसको भी दिया गया है। तो ये पाँचवा सुश्री सीमा दोस्तों इसको नहीं दिया गया है। अगर तो चौथा आदमी की दोस्तों बात करें तो ये श्री नीर बहादुर गुरुन को दोस्तों ये दिया गया। चौथा व्यक्ति यही था। तो ये डी गलत है, बाद में की सभी सही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों। तो ये 2070 तक इसका नेट जीरो का दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है। तो इस पर 70 तक दोस्तों, ठीक है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन समर्थन पोर्टल ऐप किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया आज इकोनॉमिक्स फॉरम होगा तो दोस्तों यहाँ फॉरम यहाँ फॉरम हो जाएगा फ्रॉम नेहरू टू मोदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो ये जो है अगर दोस्तों बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो विलापे बालकृष्णन के द्वारा ये लिखा गया। तो इसका आंसर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों शशि थरूर की बात करें तो इसके द्वारा इधर के हाल फिलहाल की दोस्तों पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, इसकी ये बहुत चर्चित पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, अभी हाल फिलहाल का बहुत चर्चित पुस्तक, इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों गीतांजलि श्री के द्वारा दोस्तों ये इसका हाल फिलहाल पुस्तक है ये टॉम्ब ऑफ सेंड, इसके द्वारा दोस्तों ये टॉम्ब ऑफ सेंड इसके द्वारा दोस्तों ये हाल फिलहाल का परिचित पुस्तक है। और दोस्तों बात करें पुरंजन दास का दोस्तों ये गांधी चंपारण सत्याग्रह, इसके द्वारा दोस्तों ये हाल फिलहाल में लिखा गया है। गांधी चंपारण सत्याग्रह इसके द्वारा हाल फिलहाल में लिखा गया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला दोस्तों कि 8वां ICC महिला T20 ऑस्ट्रेलिया विजेता है। दूसरा है पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत जीता है। और तीसरा दोस्तों ICC महिला क्रिकेट कप विश्व कप 2023 दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया जीता है दोस्तों। चौथा दोस्तों पूछ रहा है कि दोस्तों इसमें से क्या है। दोस्तों ये सभी से भी दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों। अगर सऊदी अरब की दोस्तों बात करिए कौन है दोस्तों ये जो ये रियाना बरनावी दोस्तों ये बनी है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अगर दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी की दोस्तों बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये जॉर्जिया मेलोनी जो है तो दोस्तों ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों ये बनी, इटली की प्रधानमंत्री बनी है। अगर दोस्तों बात करें लोरेंस हवाइट की, अगर इसकी दोस्तों बात करें तो लोरेंस हवाइट की ये क्या दोस्तों, तो ये ओलंपिक खेल में दोस्तों भाग लेने वाली पहली महिला ओलंपिक दोस्तों ये ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले ओलंपिक
खेल में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर दोस्तों ये बनी है जो टोक्यो ओलंपिक में ये भाग ली थी। और दोस्तों ये इटली की प्रधानमंत्री पहली महिला प्रधानमंत्री बनी दोस्तों। और दोस्तों ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। और दोस्तों सामिया सुलू हसन की दोस्तों बात करती है, तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला है कि भारत की पहली हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से हुआ दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अब पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन अब कोलकाता मेट्रो है। तीसरा दोस्तों, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना शहर कोची है। और चौथा दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु शुरू हुआ दोस्तों। ये सभी के दोस्तों ये सही है। इसका दोस्तों आंसर मान लीजिए ABCD सभी के सभी दोस्तों ये सही है। आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। अगर दोस्तों बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो ये सुमन सुमन कुमार बेड़ी दोस्तों अभी है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया दोस्तों। तो ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को दोस्तों ये माना जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अगर दोस्तों बात करें तो जो है ऑपरेशन करुणा दोस्तों ये चलाया गया था। इसका दोस्तों आंसर की बात करिए, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और ऑपरेशन गंगा के तहत दोस्तों ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे रूस और यूक्रेन के बीच हुए फंसे युद्ध के बीच दोस्तों यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और रूस प्लस यूक्रेन के बीच दोस्तों ये फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और दोस्तों बात करें कावेरी ऑपरेशन कावेरी के दोस्तों तो ये सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सूडान में गृह युद्ध के चलते फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और ऑपरेशन त्रिनेत्र की दोस्तों बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ जिलों में छिपे आतंकवादियों को खोजने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी को दोस्तों खोजने के लिए इसको चलाया गया था। आंसर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। इसको दोस्तों बात करती है इसमें भारत का स्थान जिसमें है इसमें भारत का स्थान दोस्तों ये सीमा मेला है, को नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों पहला स्थान दोस्तों बात करें पहला स्थान दोस्तों ये सिंगापुर है। अगला प्रश्न है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15-17 फरवरी 2023 का कहाँ हुआ दोस्तों। तो ये फिजी में हुआ है, ये फिजी में हुआ है। और दोस्तों भारत की तरफ से एफ जयशंकर इसमें भाग लिए थे, इसमें नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की कौन सी योजना नहीं है। अगर दोस्तों बात करें पहला है सागरमाला तो ये 21 जुलाई 2017 को चलाया गया था। दूसरा है भारतमाला परियोजना, ये 31 जुलाई 2015 को। तीसरा अमृत योजना 24 जून 2015 को। और चौथा दोस्तों ये आफरा पेंशन योजना 2016 को दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों नहीं, ये दोस्तों ये जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा ये चलाया गया था आफरा पेंशन योजना। और दोस्तों ऊपर वाला दो जो है दोस्तों ये सड़क निर्माण से ये संबंधित है, सागरमाला और भारतमाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों। अगर तो इसकी बात कीजिएगा तो ये चंडीगढ़ में दोस्तों ये किया गया। आंसर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशि रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस से लॉन्च किया गया है। अगर तो इसको देखिएगा तो ये स्पेस एम्स फॉल्कन 19 के द्वारा दोस्तों ये 9 के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा सम्मेलन सही सम्मिलित नहीं है। पहला SCO का 22वां शिखर सम्मेलन सकरमंद उज्बेकिस्तान तो ये सही है। दूसरा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश दोस्तों ये भी सही है। और तीसरा है 12वां हिंदी शिखर सम्मेलन ये फिजी दोस्तों ये भी सही है। चौथा है 8वां रायसीना संवाद दोस्तों ये मध्य प्रदेश दोस्तों ये गलत है, दोस्तों ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, तो ये डी गलत था। अगला प्रश्न है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है कहाँ पर ये आयोजन होगा दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल का मैदान और शहर सही सम्मिलित नहीं है। पहला है किनन स्टेडियम जमशेदपुर
दोस्तों ये सही है। और ये दोस्तों ये क्रिकेट के लिए ये संबंधित है, क्रिकेट के लिए ये संबंधित है। दूसरा है बारावती स्टेडियम कर्नाटक, दोस्तों ये भी सही है। और ये भी दोस्तों ये क्रिकेट के लिए। तीसरा ईडन गार्डन कोलकाता, दोस्तों ये भी सही है। और चौथा है दोस्तों बरकोतला खान स्टेडियम, ये हैदराबाद, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने किया था। अगर दोस्तों देखिएगा तो I2 और U2 दोस्तों ये होता क्या है। दोस्तों ये इसमें जो होते हैं ये भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों इसमें शामिल है। इसको रख लीजिएगा, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, USA और दूसरा UAE दोस्तों, तो इसलिए I2U2 दोस्तों इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों ये अध्यक्षता भारत की ओर से किसने किया दोस्तों, इसको देखिएगा तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका B हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौते किन किन देशों के बीच हुआ है। अगर दोस्तों देखिएगा तो ये भारत और कनाडा के बीच दोस्तों ये हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों योग महोत्सव 2023 की ऋषिकेश में हुआ था, तो ये सही है। और दूसरा है ऑरेंज फेस्टिवल 2023 दोस्तों असम, तो ये असम नहीं होगा, इसका दोस्तों ये नागालैंड में किया गया था, नागालैंड के कोहिमा में किया गया था, नागालैंड के कोहिमा में किया गया था ऑरेंज फेस्टिवल। इस प्रकार से ये भी ही गलत है। बाद बाकी सभी भारत महोत्सव 2023 महाराष्ट्र, दूसरा चिरचेरा महोत्सव 2023 छत्तीसगढ़, ये सब सही है। अगला प्रश्न है छाता योजना किस राज्य सरकार ने चलाया था। अगर छाता योजना दोस्तों देखिएगा तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दोस्तों चलाया गया ये एक योजना था। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार सही सम्मिलित नहीं है। पहला सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया दोस्तों, ये सही है। दूसरा है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार फिर नरेंद्र मोदी को दिया गया, भी सही है। दूसरा तीसरा है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार नीलोफर हमीदी दोस्तों और एलाहेल मोहम्मदी, दूसरा है नरगिस मोहम्मद दोस्तों, ये सही है। चौथा है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दलाई लामा दोस्तों, ये भी सही। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सभी ये सही है। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। दोस्तों देखिएगा तो ये जो इसमें से फ्रांस, ये इसमें से मेजबानी करेगा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी। अगला प्रश्न है वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष दोस्तों कौन है। दोस्तों ये वर्तमान में अभी सूर्यकांत पांडे दोस्तों अभी फिक्की का अध्यक्ष है। और दोस्तों इसकी दोस्तों बात करें स्थापना की फिक्की का दोस्तों ये 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन किए। तो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो चलो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लें। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।